करो स्टार्ट। चलो, लास्ट क्लास में मैंने आपको कराई थी स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, और स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स में आपको ब्रिक्स करवाई थी हैवी ड्यूटी बर्न ब्रिक्स करवाई थी। उसके बाद उसके उन सबके कोड्स भी बता दिए थे आपको। उसके बाद बर्न क्ले परफोरेटेड ब्रिक हो गई थी। उसके बाद हमारी बर्न क्ले फेसिंग ब्रिक भी करवा दी थी हमें, और बर्न क्ले पेविंग ब्रिक भी होगी। नेक्स्ट बर्न क्ले सॉइलिंग ब्रिक एंड बर्न क्ले होलो ब्रिक्स भी आपकी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद सैंड लाइम ब्रिक भी हो गई थी, जो सैंड और लाइम का जो क्या था कॉम्बिनेशन था, जो उससे जो ब्रिक बनती है। नेक्स्ट आपकी ब्रिक है सीवर ब्रिक्स। तो ये सारी हैवी ड्यूटी ब्रिक्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। नेक्स्ट इज सीवर ब्रिक्स। सीवर ब्रिक्स में लिखेंगे, अब इसमें कोड आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो कोड है 44885। तो इसका ये कोड है, ये आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इस पर भी। तो दीज ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम these bricks are manufactured from surface clay, surface clay. Next, these are used for lining of wall. These are used for lining of wall. These are used for lining of wall, roof of floor of sewerage system. Roof of floor of sewerage system. Next, generally common building bricks used for common building bricks are used for generally common building bricks are used for construction of sewer, construction of sewer, which is not satisfactory, not satisfactory. Next, it is observed that sewer bricks are sewer bricks are also not suitable. Sewer bricks are not suitable. It is observed that sewer bricks are not suitable. Sewer bricks are not suitable for sewer. Sewer bricks are not suitable for sewers dealing with industrial effluents. Industrial effluents जैसे बताता हूँ अभी आपको। For which acid resistant brick are used. ये सारी डायमेंशन इसकी क्या क्या है, हो गया ना। नेक्स्ट इज टॉलरेंस बेस्ड अपॉन डायमेंशन। इसकी डायमेंशन है अपनी 19, 9 और 4, 19 by 9 by 4 सेंटीमीटर। टॉलरेंस है इसकी, टॉलरेंस इज ±5, ±2, ±1.5, ये अच्छी टॉलरेंस। अब इसको अब ये क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने एक टेस्ट बताया डायमेंशन टेस्ट, इसकी कहानी बता देता हूँ निशांत को। निशांत, इसमें क्या होता है, जिससे एक डायमेंशन टेस्ट होता है। डायमेंशन टेस्ट में क्या होता है, ईंटों को बीच ईंटों को लगाया जाता है, लेंथ वाइज, विड्थ वाइज और हाइट वाइज। उसको क्या करते हैं हम, लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी टॉलरेंस चेक करते हैं, अभी कितनी टॉलरेंस उसके अंदर आ रही है, कितना फर्क आ रहा है उसमें।
तो उसी बेस पे डायमेंशन टेस्ट को चेक किया जाता है। अभी इसके अंडर आ रही है तो ठीक है, नहीं तो उस लोड को क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये टेस्ट है इसकी हिट हो गई। तो हर जो आगे हैवी ड्यूटी की ब्रिक्स है उनको डायमेंशन के बेस पे डिस्क्राइब किया हुआ है। भाई अगर इसकी डायमेंशन कितनी है 19/9/4, वैसे कितनी होती है 19/9/9 होती है, तो इसकी कितनी है 19/9/4। अब इसकी लेंथ है, विड्थ है और ये हाइट दे रखी है। अब उसमें टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए, वो है, इससे ज़्यादा हो रही है तो डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये सारी कहानी, ठीक है ना। तो टॉलरेंस की बता रखी है। नेक्स्ट इज वार्पेज। नेक्स्ट इज वार्पेज इज 2.5 mm. वार्पेज इज 2.5 mm. नेक्स्ट एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 17.5 न्यूटन पर स्क्वायर। वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 12%। फ्लोरोसेंस बस ठीक है, इतना ही लिख लो। फ्लोरोसेंस है तो इतनी खानी ठीक है। नेक्स्ट साथ साथ लिखवा देता हूँ अगली ब्रिक भी। नेक्स्ट ब्रिक है मेरी ओके। नेक्स्ट इज एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक। कितनी टाइप होगी, 8वीं थी ना ये, 8वीं 9वीं टाइप। 9th लिखो एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक। एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक यूज फॉर, अब इसका कोड भी लिख लो 4860। 4860 ठीक है। नेक्स्ट यूज फॉर मेसनरी कंस्ट्रक्शन। Used for masonry, used for masonry construction, subjected to acid attacks, subjected to acid attacks, subjected to acid attacks. Lining chambers, tower of chemical attack, lining chambers, tower of chemical attack, tower of chemical attack, chemical attack, lining of sewers, lining of sewer, carrying industrial sewage, carrying industrial sewage, to prevent the deterioration of surface by acid, एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ, ये लाइन इसको मार्क कर लेना। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड परकोरिक एसिड, आपसे सवाल पूछा हुआ था भाई, अब सारे एसिड को बचा लेता है वो, सिर्फ 2 एसिड को छोड़ के। ये पूछा हुआ था क्वेश्चन, कौन कौन से एसिड हैं जिसको रेजिस्ट नहीं कर सकती ये वाली ब्रिक्स, तो ये वो एसिड हैं 2, ठीक है ना, दोनों ध्यान रखना। नेक्स्ट इज दीज ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ raw materials such as clay, shale of suitable composition of low lying
suitable composition of low lime, composition of low lime and iron content, and iron content, and iron content. उसके बाद and feldspar sand are vitrified at high temperature, चलो और इसके अंदर लिखवा दें। नेक्स्ट इसकी डायमेंशन हो गया था। नेक्स्ट इज डायमेंशन है इसकी 23 बाय 11.4 बाय 6.4, 23 बाय 11.4 बाय 6.4, ये है इसकी डायमेंशन। ठीक है, और किसकी थी ये डायमेंशन? और किसी की डायमेंशन देखी थी ऐसी? इसकी प्लस माइनस में 3.5 mm इसके लिए, और प्लस माइनस 3.5 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 किसकी? ट्रेडिशनल ब्रिक्स की, कन्वेंशनल ब्रिक्स की। ठीक है, ये सारी कहानी है। नेक्स्ट, दीज ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 2 क्लासेस। दीज ब्रिक्स are manufactured in 2 classes. These bricks are manufactured in 2 classes, satisfying the different requirement. चलो, हो गया। चलो पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिक वही है। उसके बाद जो है देखो क्या बताया मैंने, सबसे पहले बताया मैंने सीवर ब्रिक्स। अब सीवर ब्रिक्स नाम से पता लग रहा है सीवर की जो लाइनिंग होती है वो इसी ब्रिक से बनती है। बट एक्सेप्शनल केस क्या होता है, यहाँ पे जब ऐसे सीवर जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वहाँ पे एसिड अटैक ज़्यादा होता है, क्योंकि एसिड रिलीज ज़्यादा होता है, वहाँ पे यूज़ नहीं की जाती। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग ब्रिक बना दी, कौन सी? एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक। तो वो इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा सीवर ब्रिक्स के लिए कोड कौन सा है? 4488-5। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बताया दिस ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दी क्ले से बनती है, बता रखी है सारी। जैसे पेविंग क्ले, पेविंग ब्रिक बताई थी मैंने आपको, पेविंग ब्रिक नहीं बताई थी अभी कल जो बताई थी, वो जिससे बनती है वो इससे बनती है, सेम है। नेक्स्ट, दीज आर यूज फॉर द लाइनिंग ऑफ वॉल्स, रूफ ऑफ फ्लोर, सीवेज सिस्टम। नेक्स्ट, जनरली कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर विच इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। अगर कॉमन यूज कर लें वो सेटिस्फैक्टरी यूज ही नहीं होती, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट, इट इज ऑब्जर्व दैट सीवर ब्रिक्स आर नॉट सुटेबल फॉर सीवर्स डीलिंग विद इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट फॉर विच एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक्स आर यूज, तभी इसको यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसकी टॉलरेंस लिमिट बता दी, इसकी डायमेंशन कितनी होती है? 19/9/4 होती है, और इसकी टॉलरेंस लिमिट आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बताया वार्पेज 2.5 mm एंड एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी? 17.5 न्यूटन स्क्वायर है, और वाटर ऑब्जॉर्प्शन इज लेस देन 12% है। ये सारी कहानी बता दी आपको। नेक्स्ट इज इसी के बाद दूसरी ब्रिक आ गई, उसकी डिसएडवांटेज को खत्म करने के लिए एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक। अब एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक क्या होती है? दिस इज, इसका कोड है 4860। नेक्स्ट है यूज फॉर द मेसनरी कंडक्शन सब्जेक्टेड टू, जहाँ पे भी एसिड अटैक होते हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। लाइनिंग ऑफ कैम्बर्स और टावर्स जहाँ पे केमिकल अटैक होते हैं। लाइनिंग ऑफ सीवर्स कैरिंग इंडस्ट्रियल सीवेज, जो इंडस्ट्री में जितने भी सीवर हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, मेनली यही पूछता है। टू प्रिवेंट द डिटोरेशन ऑफ सरफेस बाय एसिड, एक्सेप्ट ये एसिड यूज़ करने हैं, ये सारे एसिड को वो कर लेता है, रेजिस्ट कर लेता है, बट इन एसिड को नहीं करता। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी कौन सा एसिड इसमें से रेजिस्ट नहीं कर पाता? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। तो इसी तरह क्वेश्चन आया था। एक और बता दिया आपको एक्स्ट्रा, भी आगे कोई और आया था तो परकोरिक एसिड है वो। नेक्स्ट है दीज ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ रॉ मटेरियल सच एज क्ले, शेल, ये सब बताई रखे। कॉम्पोजिशन उसकी लो लाइम रहती है और कंटेंट रहता है इसमें। नेक्स्ट, फेल्ड्सपर सैंड, ये मटेरियल है सैंड का। फेल्ड्सपर सैंड आर विट्रीफाइड। विट्रीफाइड क्या होता है? व्हाट इज विट्रीफाइड? विट्रीफिकेशन क्या होता है? अभी 3 दिन हो गए विट्रीफिकेशन बता रहा हूँ। कर जाके देखते नहीं क्या? विट्रीफिकेशन क्या होता है? अरे ये ग्लास बनाने की प्रोसेस होती है, ये आपको वैसे बता दिया मैंने, बट यहाँ कैसे यूज होती है? क्योंकि अपने को ईंटों पे चमक चाहिए होती है, वो चमक के लिए ये फेल्ड्सपर सैंड यूज करते हैं। विट्रीफिकेशन एट लो टेम्परेचर या एट हाई टेम्परेचर, सॉरी। ठीक है, तो विट्रीफिकेशन प्रोसेस है।
अल्टीमेटली चमक लानी है, ग्लेज लेके आना है, जैसे ग्लास पे होती है वैसे इस पे लेके आना है, तो विट्रिफिकेशन करते हैं उस प्रोसेस के लिए। वो सारी कहानी बता रखी है। नेक्स्ट, सीवेज में सर वो यूज है ना? हाँ सीवरेज में, जनरली सीवरेज में यूज़ होगी। तो ऊपर से हल्की वो तो विट्रिफिकेशन हो रही है, वो डाल रखी है तो चमक आ रही है, फिर इसमें क्या इशू है? तो विट्रिफिकेशन प्रोसेस है इसमें जो यूज़ होता है। नेक्स्ट, इसकी डायमेंशन बता दी 23/11.4/6.4, ये सारी कहानी है। अब दिस ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 2 क्लासेस, सेटिस्फाइंग करती हैं, अलग आगे आएंगी रिक्वायरमेंट इसकी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ऑफ द ब्रिक है इसकी इसी की रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। ये इससे एक सवाल बनेगा। नेक्स्ट ऑफ द ब्रिक इज रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, इससे एक सवाल बना ही बना है। ये सर इसी का ही हुआ है, इसी का ही पार्ट लगा सकते हो या इसी में अलग से ले लो। लास्ट पॉइंट आपने देखा है दिस ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 2 क्लासिफाइड, हाँ यही है इसकी, इसी की वो है, हाँ बस इसी की है लास्ट। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स और फायर क्ले ब्रिक्स। मैंने आपको कहाँ करवाया था ये? सीमेंट में पढ़ाया था क्या फायर क्ले? मैंने आपको बताया था वो बताया सर, फायर रेजिस्टेंस के लिए। हाँ कौन सी होती है? अच्छा चलो ये छोड़ो, अगर नाम से पता लग रहा है फायर रेजिस्टेंट है, तो ऐसी कौन सी सीमेंट यूज होगी इसके अंदर? अच्छा सीमेंट, अच्छा ब्रिक्स लग रही तो मोटार भी लगेगा, मोटार लगेगा तो सीमेंट भी यूज होगी। सीमेंट कौन सी यूज होगी इसके अंदर? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा फायर रेजिस्टेंट है, फायर रेजिस्टेंट कौन सी? ऐसी सीमेंट भी तो ऐसी यूज करनी पड़ेगी जो फायर रेजिस्टेंट हो। वो हाई एल्यूमिना सीमेंट थी, तो ये सारी कहानी बता रखी है। तो आपको ऐसे सवाल बन के आ जाएगा। अच्छा अगर आपको बोल देगा एग्रीगेट कौन सा यूज करें, वो एग्रीगेट का मैंने बताया नहीं, वो आपको मैं बता दूंगा उसी टाइम। वो सुर्खी एग्रीगेट यूज करते हैं जो बर्न्ड ब्रिक से बना होता है। इसका सर वैसे सीमेंट जो यूज होगी फिर उसमें क्विक सेटिंग टाइम हो जाएगा। हाँ क्विक सेटिंग टाइम हो जाएगा, वो हाई एल्यूमिना वाली प्रॉपर्टी सारी आ जाएंगी। समझ रहे हो ना बात? चलो लिख लो इसके बारे में। दीज आर डिफाइंड एज non metallic material suitable for non है कोड इसका नहीं है, इसका मेंशन नहीं है, देख लिया नहीं है। These are defined as non-metallic material suitable for non-metallic material These are defined as non-metallic material suitable for construction or lining of furnaces operated at high temperature operated at high temperature. Okay, now these bricks are made from fire clay. These bricks are made from fire clay or refractory clay ठीक है। नेक्स्ट, अब फायर क्ले क्या है वो अभी यहीं लिखवा देता हूँ, ठीक है, कई बार यूज हो चुका है ये। दिस इज फायर क्ले। फायर क्ले में लिखेंगे फायर क्ले इज अ टर्म अप्लाइड टू Fire clay is a term applied to include Fire clay is a term applied to include those residual clay while vitrify at high temperature and
when so and when so much burnt possesses greater resistance to heat, possesses greater resistant to heat, greater resistant to heat। अब इन ब्रिक्स की भी अलग टाइप हैं, ठीक है क्या? नेक्स्ट हो गया इतना। These bricks are of following types. These bricks are of following types. पहली acid brick, basic brick, neutral bricks, basic bricks। थर्ड इज न्यूट्रल ब्रिक्स, ठीक है। एसिड ब्रिक को लिखो। दीज आर क्लासिफाइड एज, अब एक एक लाइन लिखवा रहा हूँ, इसकी फटाफट खत्म हो जाएंगे ये। एसिड ब्रिक्स, दीज आर classified as fire bricks, second silica bricks, fire bricks, silica bricks। Fire bricks are made up of fire clay, fire bricks are made up of fire clay which are generally mixed with small percentage of sand, reduces the shrinkage during burning, reduces the shrinkage during burning, ठीक है। ये सारी कहानी। नेक्स्ट सिलिका ब्रिक्स, ठीक है इसका एक पॉइंट लिखवा दिया बस इसके बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट इज सिलिका ब्रिक्स। अब सिलिका ब्रिक्स नाम से पता लगा सिलिका कंटेंट होगा इसके अंदर। तो सिलिका ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम सैंडस्टोन, सिलिका ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम sandstone and quartzite। Silica bricks are made from sandstone and quartzite। उसके बाद which contains more than 95% silica, which contains more than 95% silica। चलो सिलिका ब्रिक्स भी हो गई। नेक्स्ट इज बेसिक ब्रिक्स। सेकेंड इज बेसिक ब्रिक्स। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मैग्नीशियम, these are manufactured from magnesium, dolomite, bauxite, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो लिख लो, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट, ये लिखवाई दिया क्या मैंने? ठीक है, बॉक्साइट उसकी है, एल्यूमिनियम का है ना ये, बॉक्साइट। और तीसरा डोलोमाइट।
सारे एग्जांपल हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रल ब्रिक, हो गया। तीसरा है अपना बेसिक, तीसरा है न्यूट्रल ब्रिक। तीसरा है न्यूट्रल ब्रिक्स। इन फर्नेस एंड इन ऐसा लिखो, इन फर्नेस व्हेन द रिएक्शन ऑफ in furnace when the reaction of surrounding medium may be acidic or basic, neutral bricks are used. Neutral bricks are used. Next, these are of following types. First is chrome bricks. Second, chrome bricks. Second, chrome magnesite. Third, spinel. Fourth is spinel bricks and स्टेराइड ब्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, पूरा नाम ही इसका क्या था, 4 स्टेराइड ब्रिक्स। ये सारी कहानी है। एक नोट डाल के पॉइंट लिख लो, इनके बारे में बता देता हूँ, स्पिनल और 4 स्टेराइड के बारे में। नए नाम है सारे, सवाल आते हैं इससे, तभी सारे लिखवा दिए। नोट डाल के पॉइंट लिख लो इसके बारे में। नोट डाल के लिखो, स्पिनल ब्रिक्स आर स्पेशली रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। Spinel bricks are specially refractory bricks. Produce in an electric furnace consisting of magnesium and alumina, लो जी, स्पिनल ब्रिक्स भी होगी। नेक्स्ट, 4 स्ट्राइट ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम मैग्नीशियम लिख लो। ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम मिनरल, फोर्स्ट्राइट bricks are made from mineral forstrite having less shrinkage and possesses good property at high temperature. Good properties at high temperature. इसका फॉर्मूला लिख लो, इसका एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ फोर्स्ट्राइट का फॉर्मूला 2 MgO SiO2। बस इसी से सवाल हो जाएगा। लो जी, चलो ये खत्म होगी सारी ब्रिक्स।
ब्रिक चैप्टर पूरा खत्म हो गया। ब्रिक्स भी काफ़ी लंबा हो गया ना। चलो करें स्टार्ट। अब ब्रिक्स को देख लेते हैं। सीवर हो गया, टॉलरेंस होगी, एसिड रेजिस्टेंट हो गया, डायमेंशन। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स। भाई हर पेपर में एक सवाल आता ही आता है इससे, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स से। तो रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स क्या है, नाम से पता लग रहा है भाई, जो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस होती है, फर्नेस में यूज होती है, जैसे भट्टियाँ हैं जहाँ पे, उसमें यूज़ होती हैं। तो दीज आर डिफाइंड एज दी नॉन मेटेलिक मटेरियल, जो नॉन मेटेलिक मटेरियल की बनी हुई है, सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड लाइनिंग ऑफ फर्नेसेज ऑपरेटेड हाई टेम्परेचर। जो भट्टियाँ होती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे ये यूज़ की जाती है रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स। नेक्स्ट दीज ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम दी फायर क्ले। अब ये बनती किससे है, फायर क्ले से या रिफ्रैक्टिव क्ले से, दोनों के नाम ध्यान रखने हैं। अब फायर क्ले क्या है, फायर क्ले एक टर्म है जो एक रेजिडुअल क्ले के फॉर्म में जो विट्रीफाई होती है एट हाई टेम्परेचर। विट्रीफाई अगेन नाम आ गया। तो एंड व्हेन सो मच बर्न्ड पोजेसेस ग्रेटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, जब ज़्यादा बर्न होती है तो ग्रेट रेजिस्टेंस देती है हीट से। नेक्स्ट इज क्या हो गया, नेक्स्ट इज दिस ब्रिक्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। इसकी जो अलग और टाइप्स हैं कौन कौन से, एसिड ब्रिक्स, बेसिक ब्रिक्स, न्यूट्रल ब्रिक्स। नाम से पता लग रहा है, जहाँ पे भी एसिडिक नेचर हो वहाँ पे एसिडिक ब्रिक्स होंगी, जहाँ पे भी बेसिक नेचर हो, मतलब पीएच जब 7 से ज़्यादा हो तब यहाँ पे ये यूज़ होंगी। जब न्यूट्रल, जब दोनों ही प्रॉपर्टी हो तो न्यूट्रल यूज़ करते हैं। तो दोनों को देख लेते हैं। दीज आर क्लासिफाइड एज फायर ब्रिक्स। अब एसिड ब्रिक्स में भी दो क्लासिफिकेशन है इसकी, फायर ब्रिक्स और सिलिका ब्रिक्स। नेक्स्ट बताया फायर ब्रिक्स क्या है, वो बनती है क्ले से, विच आर जनरली मिक्स विद स्मॉल परसेंटेज ऑफ, उसमें सैंड मिला देते हैं ताकि उसकी श्रिंकेज, मतलब वॉल्यूम चेंजेस क्या हो जाए, उसके घट जाए उसके। नेक्स्ट सिलिका ब्रिक्स। सिलिका ब्रिक्स कहाँ किसे बनते हैं, सैंडस्टोन और क्वार्ट्जाइट। ये एक मटेरियल है जिसके अंदर 95% सिलिका होता है। तो सिलिका से बनती है, नाम पता लग गया। अब किस किस सिलिका से बनती है वो एग्जांपल मैंने लिखवाए थे आपको जब आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बताई थी। सैंडस्टोन, ये क्वार्ट्जाइट एक मटेरियल है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ, जैसे आपने देखा नहीं वो क्वार्ट्स लिखा होता है, क्वार्ट्स लिखा होता है, घड़ियों के नीचे भी क्वार्ट्स, वो जो मटेरियल जो जिससे बनती है ना वो, तो ये चीज़ें होती है इसमें, सिलिका ज़्यादा होता है। तो अल्टीमेटली एक मटेरियल है क्वार्ट्स जिसमें सिलिका की परसेंटेज ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बेसिक ब्रिक्स क्या होती हैं, ये बनती है मैग्नीशियम, डोलोमाइट, बॉक्साइट। ये एग्जांपल पूछा हुआ है, तो एक एग्जांपल पूछ लेगा कौन सी ब्रिक्स से है, ये बेसिक ब्रिक्स से है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें से। नेक्स्ट न्यूट्रल ब्रिक्स। न्यूट्रल ब्रिक्स वहाँ होती हैं जहाँ पे मे बी एसिडिक सराउंडिंग या बेसिक हो, वहाँ पे न्यूट्रल ब्रिक्स यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल आपको बता दिए फॉलोइंग टाइप्स, क्रोम ब्रिक्स, क्रोम मैग्नेसाइट, स्पिनल ब्रिक्स, फोर्सटाइट ब्रिक्स। ये कुछ नाम है, याद करने ही पड़ेंगे, इस पर कुछ है नहीं। ये कुछ नए हैं इस बार, ये थोड़े से तभी इसके बारे में लिखवा दिया। स्पिनल ब्रिक्स क्या है, वो स्पेशली रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स ही हैं, प्रोड्यूस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फर्नेस में यूज़ करते हैं हम लोग, और जो जिसमें जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बनी होती है। फोर्सटाइट ब्रिक्स एक मिनरल है जो फोर्सटाइट मिनरल से बना हुआ है, जिसमें श्रिंकेज बहुत कम है और गुड प्रॉपर्टी देता है हाई टेम्परेचर पे। तो ये सारी ब्रिक्स आपकी खत्म हो गई आज, ठीक है। चलो इसको 2 मिनट पॉज कर दो अभी, बस 10। ब्रिक्स हो गया अपना सारा, और ब्रिक्स के साथ हमें ब्रिक मैसनरी को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ब्रिक मैसनरी में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो अपना साथ में ही ले लेते हैं। है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, बट इसके अंदर ही ले रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ही। तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना, नेक्स्ट चैप्टर इज ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग ऑफ ब्रिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज दिस इज बॉन्डिंग ऑफ ब्रिक्स। बॉन्डिंग ब्रिक में स्टार्ट करते हैं सिंपल से बिल्कुल। फर्स्ट इज स्ट्रेचर। स्ट्रेचर लिख लो इसकी डेफिनेशन। द लॉन्गर फेस ऑफ ब्रिक इज नोन एज, द लॉन्गर फेस ऑफ ब्रिक known as स्ट्रेचर ब्रिक। जो भी लॉन्गर फेस है उसको क्या बोल देंगे, दिस इज लॉन्गर फेस। कितने होते हैं ये लॉन्गर फेस, कितने होते हैं, इसकी डायमेंशन क्या है, 19 बाय 19 बाय 9 सेंटीमीटर। अच्छा अब ये बताओ इसके कितने होते हैं, किसी भी ईंट में कितने स्ट्रेचर होते हैं, किसी भी ईंट में कितने स्ट्रेचर होते हैं, 19 सेंटीमीटर के कितने होते हैं, 4 होते हैं। कुछ भी सोच रहे हो, तो 4 नंबर्स।
नेक्स्ट इज हेडर, लिख लिया। नेक्स्ट इज हेडर। हेडर में लिखेंगे द शॉर्टर फेस ऑफ ब्रिक इज टर्म्ड एज, द शॉर्टर फेस ऑफ ब्रिक इज नोन एज हेडर। इसको हेडर बोलते हैं। हेडर, तो हेडर क्या हो जाएंगे, दिस इज दी हेडर। हेडर दिखा दिया आपको। कितने बाई कितने का होता है ये, 9 बाई 9 का। तो डायमेंशन इसकी 9 सेंटीमीटर बाय कितने होते हैं ईंट में, 2 बस। चलो लिख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्योन। हो गया। नेक्स्ट इज क्योन। क्योन क्या होता है, इट इज द आउटर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इट इज द आउटर ऑफ exterior angle, it is the outer of exterior angle on the face side of wall, on the face side of wall is termed as cone, is termed as cone. It is generally kept to be 90 degree. It is generally kept to be 90 degree. It is generally kept to be 90 degree. ये 90 डिग्री का होता है। इसको अगर मैं बनाऊं तो शेप बनेगी इसकी ऐसी, दिस इज द शेप। और शेप कैसे जा रही है, इधर जा रही है, ये शेप बन रही है कोने की, ठीक है ना। इसका जो अपना एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन के साथ, इसको ऐसे स्ट्रेट कर दो, ये ठीक है। ये बनेगा इसका 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन। इसमें जो एंगल होता है ये 90 डिग्री रहता है, ठीक है। समझ गए बात। तो ये 90 डिग्री रहता है। ये कोना जो होता है वॉल का, हाँ साइड का जो पार्ट है वो 90 डिग्री भी रहता है। समझ गए बात। मतलब दिखा ऐसे ही सकता हूँ। चलो हाँ हाँ। नेक्स्ट क्लोजर। अभी दिखा भी देंगे सारे आपको। अब नेक्स्ट पेज नहीं करना मेरे को, अगला पेज करना है ना। हाँ नेक्स्ट पेज नया क्लोजर। नेक्स्ट इज क्लोजर। अब क्लोजर क्या है, द पोर्शन ऑफ ब्रिक ऑब्टेन्ड बाय, द पोर्शन ऑफ ब्रिक obtained by cutting the brick along lengthwise, cutting the brick along lengthwise is termed as closer. उसको closer बोलते हैं, is termed as closer. हो गया। next is bat. Next is bat. The portion of brick obtained by, the portion of brick obtained by cutting the brick along widthwise, termed as bat. इसको बैट बोल देते हैं। हो गया। ये सारी कहानी भी होगी। ठीक है, अब दिखाई देते हैं सारे, खत्म करते हैं इसको। और एक आधा जो नहीं बनेगा वो आगे दिखा देंगे। चलो इससे नेक्स्ट पेज पे डाल के अब देखो क्या कुछ नहीं। क्लोजर क्या होता है, जब भी लेंथ वाइज कट कर रहे हो उसको क्लोजर बोल देना।
जब भी विड्थ वाइज काट रहे हो उसको बैट बोल देना, ठीक है। तो इसके लिए फ़ोटोज़ हैं, ये देख लो, ये देखो सबसे पहले तो ये क्या है, क्योन, क्योन दिख रहा है आपको, दिस इज़ क्योन। नेक्स्ट सबसे पहले ये देखो, इसमें क्लोज़र में आ जाओ, क्लोज़र में है, क्लोज़र में क्वीन क्लोज़र, सबसे पहले देखो आप क्वीन क्लोज़र, क्वीन क्लोज़र देख रहे हो, क्वीन क्लोज़र क्या किया इसने, लेंथ वाइज काट दे, मतलब जो जहाँ पे दो बॉल वो होती है, जैसे ये दो बॉल, हाँ हाँ, जहाँ पे दो बॉल जोन होती है वहाँ पे कॉर्नर होता है 90 डिग्री का कॉर्नर, हाँ 90 डिग्री, उसको बोलते हैं क्योन। नेक्स्ट अब है क्लोज़र, क्लोज़र मतलब जहाँ भी आपको क्लोज़र दिख जाए वो लेंथ वाइज कटेगा। अब क्लोज़र में फुल ब्रिक थी, सबसे पहले क्वीन क्लोज़र देखो, क्वीन क्लोज़र हाफ, इसको बोलते हैं हाफ, हाफ काट देना, क्लोज़र हाफ आधी ब्रिक काट दो, ठीक है। क्वीन क्लोज़र क्वार्टर, क्वार्टर में देख रहे हो, है तो लेंथ वाइज ही, है तो लेंथ वाइज ही, कितने हिस्से बच जाएंगे इससे। अच्छा अब ये बताओ कितने हिस्से बच जाएंगे इसके अंदर, कितने हिस्से ऐसे ऐसे कितने बन सकते हैं, और 3 और बन सकते हैं। तो मतलब इसको क्या बोल देंगे जो बच गए, 3/4, 3/4 क्या बचा है, 3/4 बोल देंगे इसको, क्वीन क्लोज़र को, ठीक है। क्वार्टर को बोलते हैं 3/4। चलो नेक्स्ट क्लोज़र हो गया, उसके बाद आ जाओ 3/4 नहीं बोलेंगे, चलो इसको हाफ ही नाम बोल देंगे, ये छोड़ो, नेक्स्ट वाले में बताता हूँ। चलो नेक्स्ट आ गया अपन, ये आ गया किंग क्लोज़र, किंग क्लोज़र में कैसे कट कर दिया, तिरछा कर दिया, तो इसको बोलते हैं किंग क्लोज़र, तिरछा काट दिया। अब ऐसे से कितने हिस्से हो जाएंगे इसमें, किंग क्लोज़र के कितने हिस्से हो सकते हैं ऐसे से, अगर मैं इससे बन जाएगा, ड्रा हो जाएगा क्या, कलर ले लेता हूँ इसी में ही ब्लू। अब ये इसके कितने हिस्से हो सकते हैं ऐसे, कितने हो सकते हैं, 1, इसके बाद 2, इसके बाद कितने हो गए, 2 हो गए, और कौन सा हो सकता है, अरे ये गलत बना दिया, गलत बना दिया, ये बीच में थोड़ी आएगा, ज़्यादा साइड में है ना, तो ऐसा कर सकते हैं इसको, 1 2 3 और बन गए 4, ठीक है। ये लो, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ये हो जाएगा ऐसे। अब इससे देख लो कितने हो गए इसके, समझ गए कितने हिस्से हो गए इसके, अपन ने कर दिया, दिस इज एक हिस्सा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 हिस्से। ऐसे ऐसे कितने हो सकते, ये क्वेश्चन पूछेगा, किंग क्लोज़र में कितने ऐसे सेम कितने हिस्से और हो सकते हैं। तो ये पार्ट क्या है इसका, एक हिस्सा है, बाकी 8 हिस्से हो सकते हैं। तो इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, 7/8, इसको बोलते हैं 7/8, ठीक है क्या, इसको बोलते हैं 7/8। मतलब ये जो हिस्सा है वो 7/8 है ब्रिक का, जो किंग क्लोज़र है वो 7/8 है पूरी ब्रिक का, ये बोल सकते हो। हाउ मच ये पूछेगा, 7/8 ऑफ द ब्रिक, ये कहानी बोलनी है। नेक्स्ट कौन सा अपना, बिवेल्ड, क्विक क्लोजर ही है, चलो हो गया। इसमें बिवेल्ड नहीं है क्या, कहाँ पे, हाँ बिवेल्ड। अब बिवेल्ड में कितने से हो सकते हैं, बिवेल्ड में कितने से और हो सकते हैं, दिस इज 2 क्यों, लो 1 2 3 हिस्से। तो बिवेल्ड को बोलते हैं 3/4, तो बिवेल्ड को बोलते हैं दिस इज 3/4। तो ये सवाल पूछ लेता है कितने हिस्से, ये कौन सा हिस्सा है ब्रिक का, 3/4 सीधा आंसर, ठीक है। 2/3 क्यों होंगे, कौन सा हिस्सा है, ये पार्ट कौन सा है, एक, अच्छा 1 मिनट, अब बताओ 1 2 3 4, अब तो 4 हो गए, और सारे गए, हो गया। कल भी गलती की थी मैंने, अब तो करना ही नहीं होता। ओके चलो, इसके अंदर क्या बताया मैंने, किंग क्लोजर कितने थे, किंग क्लोजर कितने से बन रहे थे, दिस इज ए, दिस और दिस, ये बन रहे थे ना, कितने हो गए, एक ये हिस्सा है, इसको बोल रखा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है ना, 8 हिस्से हो गए। तो क्या बोल देते हैं हम इसको, दिस इज कितने बाई 8 बोल देंगे, 7/8 बोल देंगे, जो बच गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वीन क्लोजर भी हो गया, अब रहेगा बिवेल्ड क्लोजर। बिवेल्ड क्लोजर में क्या बताया था, बिवेल्ड क्लोजर में दिस, ठीक है, दिस कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4, इसको क्या बोल देंगे 3/4, ये आपको ध्यान रखना है बस।
ये सारे हो गए, क्लोजर खत्म हो गए, और तो कुछ है नहीं क्लोजर। बस एक होता है मीटेड क्लोजर है यहाँ पे, ये मीटेड क्लोजर देखो कैसे कट कर रखा है। अब इसमें मीटर क्लोजर का एक ही बात ध्यान रखनी है, सिर्फ जब भी 45 से 60 डिग्री पे काटोगे उसको मीटर क्लोजर बोलते हैं। एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, सीधा पूछ लेगा मीटर क्लोजर क्या होते हैं, जब भी 45 से 60 डिग्री होगा उसको क्या बोल दोगे, मीटर क्लोजर। बात करो, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा रहेगा, बैट रह गए। चलो बैट पे आ जाओ। अब बैट पे देखो हाफ कट कर दिया, क्या बोल दिया, विड्थ वाइज। अब विड्थ वाइज कट करना है, जैसे हाफ कट किया क्या आ गया, हाफ बैट। जैसे ही अब 3/4 बैट, इसको 3/4 बैट क्यों बोला, जो बच गया बैट उसको बोलेंगे ना। अब ये एक कट किया, बचा कितना, 3/4, तो ये क्या आ जाएगा 3/4 क्वार्टर, तो ये 3/4 क्वार्टर बैट हो जाएगा। हाँ इसके 4 हिस्से, हाँ हाँ हो जाएंगे, किया ही 4 हिस्से वाला है तो 3/4 बोल दिया इसको। चलो ये सारी कहानी होगी इसकी। अब किस में, इसमें मीटर में नहीं है, बस ये मीटर को बोलते यही है, बस आपको 45-60 डिग्री पे काटना है। जनरली 45 ही लेके चलते हैं, तो 45 डिग्री पे कट करते हैं, जैसे काटते नहीं वो मिस्त्री, तो उसको मीटर बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज मीटर बोलते हैं, वो अपना काटते हैं, ठीक है ना, मीटर बोलते हैं। नेक्स्ट बस इसमें नाम क्या है, नाम क्या है, तो क्लोजर है तो लेंथ वाइज ही कटेगा, लेंथ वाइज ही काटेंगे इसको, ठीक है ना। तो लेंथ वाइज काट दिया इसको ऊपर से, तो जरूरी थोड़ी सीधा कटेगा, लेंथ वाइज तो कैसे मर्जी काट लो। मीटेड बोल दिया इसे कट जाएगा, बिवेल्ड बोल दिया ऐसे बोलेगा, क्वीन बोल दिया ऐसे। जहाँ भी क्लोजर आ गया आपको लेंथ वाइज ही काटना है, कहीं भी नहीं देखना। जहाँ भी बैट आ गया वहाँ विड्थ वाइज काटना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, बॉन्ड ऑब्रिक्स। नेक्स्ट पेज कर दूँ, नेक्स्ट नया पेज, चलो बॉन्ड ऑब्रिक। नेक्स्ट इज बॉन्ड ऑब्रिक्स। बॉन्ड ऑब्रिक, देखो बॉन्ड ऑब्रिक के बारे में पहले कुछ रूल राल लिख लेते हैं इसके, और कैसे लगाते हैं इसको, क्या क्या चीज़ होती है वो चीज़ें लिख लो, उसकी इन्फॉर्मेशन। इट इज़ अ मेथड ऑफ, इट इज़ द मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स, arrangement of bricks. It is the method of arrangement of bricks in courses such that individual units are tied together. Individual units are tied together. Individual units are tied together, and vertical joints of successive cores and vertical joints of successive cores do not lie in same vertical line, do not lie in same vertical plane, do not lie in same vertical plane, या वर्टिकल लाइन लिख लो उसको, सेम वर्टिकल लाइन, सेम वर्टिकल लाइन। चलो ये डेफिनेशन होगी बॉन्ड की। नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड्स ऑफ वेरियस टाइप्स। सेकंड पॉइंट, bonds of various types are distinguished. Bonds of various types are distinguished by their elevation, or bonds of various types are distinguished by their elevation or face appearance, Next point, if the bonds are not arranged properly, if the bonds are not arranged क्या बोला मैंने स्पेसिफिकली, are not arranged properly continuous
bonds are not arranged properly, continuous vertical joints will result. Continuous vertical joints will result in unbounded wall. नेक्स्ट bonds help in, हो गया था. नेक्स्ट पॉइंट, bonds helps in distributing concentrated load. Distributing concentrated load over the concentrated load over the large area. नेक्स्ट अब लिख लो ये सारी कहानी होगी रूलिंग रूल्स. नेक्स्ट इसमें डालो रूल्स फॉर बॉन्डिंग ऑफ ब्रिक्स. पहला रूल, जब भी बॉन्डिंग करोगे तो कैसे होना चाहिए? ब्रिक्स शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज. ब्रिक शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज. सेकंड, amount of lap should be minimum 1/4. Amount of lap should be minimum 1/4 of brick along the wall. 1/4 of brick along the wall. 1/4 तो along the wall होना चाहिए. And 1/2 brick across the thickness. Half brick across the thickness. Half brick across the thickness. ठीक है, half brick across the thickness. Next, use of brick bat. Use of brick bat should be avoided. In use of brick bat should be avoided in same special location. In same special location. Same special location. Vertical joints in alternate courses. Vertical joints in same alternate courses. Vertical joints in same vertical alternate courses should be along the same line. Should be along the same line. Should be along the same line. 4 पॉइंट हो गए. 5वां, it is preferable to provide to provide every sixth course as a header. Every sixth course as a header. Every sixth course as a header. हो गया ये सारी कहानी. चलो इसको पढ़ लेते हैं पहले. ये सारी कहानी बता दी आपको. ठीक है. चलो अभी देखो, सबसे पहले क्या बताया, बॉन्डिंग ऑफ ब्रिक होता क्या है. इट इज द मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स
आपको अरेंज करना है ब्रिक्स को इन कोर्सेज, कोर्सेज मतलब लेयर्स, ठीक है क्या, कोर्सेज मतलब लेयर्स लेके चलना। इट इज मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स इन कोर्सेज सच दैट इंडिविजुअल यूनिट्स आर टाइट, सारे के सारे जो यूनिट है, पूरी ब्रिक है वो एक यूनिट बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट बताया वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ सक्सेसिव कोर्स डू नॉट लाई इन सेम प्लेन, अब सेम वर्टिकल लाइन तो होनी नहीं चाहिए, ये आपको बता दिया बॉन्डिंग में। नेक्स्ट बताया बॉन्ड्स ऑफ वेरियस टाइप्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एलिवेशन और फेस अपीयरेंस, जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे अपीयर होते हैं, बाय अपीयरेंस, क्या उसकी एलिवेशन दिखता है या अपने को उसकी अपीयरेंस दिखती है, मतलब फेसिंग दिखती है उसकी। इफ द बॉन्ड्स आर नॉट अरेंज प्रॉपर्ली, अगर नहीं अरेंज किया प्रॉपर्ली तो कंटिन्यूस क्या होंगे, वर्टिकल जॉइंट्स विल रिजल्ट इन अनबाउंडेड वॉल बन जाएगी वो। नेक्स्ट बताया बॉन्ड्स हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द, जो कंसंट्रेटेड लोड है उसको क्या करते हैं लार्ज एरिया पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट बताया रूलिंग, अब कहता है जब भी आपको बॉन्ड बनाने हैं, बॉन्ड ऑफ ब्रिक करना है तो आपको कुछ रूल को फॉलो करना होगा। अब रूल ऑफ का फॉलो क्या है, जो ब्रिक क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म साइज की होनी चाहिए। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ लैप, इसका मतलब बताओ, जो अमाउंट ऑफ लैप है शुड बी मिनिमम ऑफ 1/4 ऑफ ब्रिक अलोंग द वॉल एंड हाफ ब्रिक अक्रॉस द ब्रिक, क्या मतलब इसका, क्या मतलब है इसका, 1/4 थिकनेस होनी चाहिए। जैसे ऐसा लिख सकता हूँ, ये ब्रिक है, ठीक है, ये समझ गए, लेंथ वाइज कितना कवर कर रहा है, कम से कम 1/4 तो करना चाहिए, ज्यादा बेशक कर सकता है। अच्छा अंदर की तरफ जब मैं बोर्ड के अंदर घुसाऊं, बोर्ड के अंदर से देखूंगा तब कितनी होनी चाहिए, हाफ ब्रिक अक्रॉस दी थिकनेस, वो हाफ ब्रिक होनी चाहिए। वो सारी कहानी समझ गया, समझ गए ना बात, वो हाफ ही ब्रिक हुई वो, अरे वो कितनी हुई वो, मतलब कम से कम जो अंदर की तरफ क्या होनी चाहिए, हाफ ब्रिक होनी चाहिए, समझ गए। अरे ये अंदर की तरफ जो 3D में बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर रख के देख लेना, हाँ ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो क्राइटेरिया बता दिया, कम से कम इतना होना ही चाहिए। नेक्स्ट बताया यूज ऑफ ब्रिक बैट, कहता है बैट को वैसे तो अवॉइड करते हैं भाई, कहीं कहीं लगाना पड़ जाए तो लगाते भी हैं भाई, ब्रिक को कॉन्टिन्यू स्पेशल लोकेशन पे ही लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना भाई। एक लोकेशन दे दी उसकी ब्रिक, जैसे अपन ने कोई बॉन्ड बनाना है, बीच में अपने को उसको वर्टिकल जॉइंट को तोड़ना है तो अपन ने वो लगा दी, स्पेशल लोकेशन पे यूज करते हैं, अदरवाइज उसको प्रेफर नहीं करते, हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट बताया वर्टिकल जॉइंट इन सेम अल्टरनेट कोर्सेज शुड बी अलोंग द सेम लाइन, तो होना ही चाहिए, एक कोर्स हो गया इसके ऊपर सेम लाइन में तो होगा नहीं, उसका अल्टरनेट कोर्स उसी के नीचे लाइन आनी चाहिए, समझ गए ना बात। जैसे बॉन्ड है, अब फोटो इसके आगे है क्या, फोटो इसके आगे है, ये देखो, अब ये देख रहे हो, अब ये लाइन ये इसके लाइन के ऊपर होगी तो इसकी वो टूट जाएगी। अब ये लाइन और ये लाइन देखो, ये कह रहा है ये तो वर्टिकल लाइंस हैं अल्टरनेट कोर्स पे सेम उस पे होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बताया ये कहाँ गया, नेक्स्ट बताया इट इज प्रेफरेबल टू प्रोवाइड भी, हर छठे कोर्स पे हेडर को प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब एक बना रखे, जरूरी नहीं है करते हैं हर बार करेंगे भाई, ये रूल बना रखे हैं अभी, ये कर सकते हैं, प्रेफर करते हैं इसको, ठीक है ना। ये सारी कहानी, तो कई बार तो ऐसा भी होता है भी ब्रिक में भी इतना हो ही नहीं पाता, भी कैसे करेंगे उसको, अपने हिसाब से तोड़ के करते हैं, जरूरी थोड़ी है वो हेडर ही प्रोवाइड करेंगे, तो वो कहानी है वो ये है भी, जनरली इसको प्रेफर करते हैं भी, नहीं हो पाता तो वो तो करेंगे ही, मिस्त्री अपने आप सेट कर देता है उसको, ये सारी कहानी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, अगली पेज पे करो सर, वो एक बार आगे निकालो, इससे ये अब नेक्स्ट कर दो। अच्छा ये तो अभी होना है ना, अभी हुआ कहाँ है, अभी तो पहला बॉन्ड आएगा स्ट्रक्चर बॉन्ड, फिर हेडर बॉन्ड, फिर इंग्लिश बॉन्ड, फिर फ्लेमिश बॉन्ड, ये बॉन्ड होने हैं अभी तो, तभी मैं कह रहा था ना लास्ट में टाइप्स ऑफ बॉन्ड, पहले लिख लो इसके बारे में बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, पहला बॉन्ड है मेरा इसी स्ट्रक्चर बॉन्ड, इसी स्ट्रक्चर बॉन्ड, चलो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर बॉन्ड। अब इसको लगाते हैं, इसको पहला पॉइंट लिखो इसमें, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग which consists of structure in all the courses, which consist of structure in all the courses, सारे कोर्सेज में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ब्रेक द अलाइनमेंट, इन ऑर्डर टू ब्रेक द
in order to break the alignment of vertical joints of vertical joint fall in order to break the alignment of vertical joint falling in vertical joints falling in same vertical joint in order to break the alignment of vertical joint to fall in same straight line, to fall in same straight line, follow in same straight line. Half bat is provided, half bat is provided in every course, in every alternate course, in every हर अल्टरनेट कोर्स में क्या प्रोवाइड कर देंगे, हाफ बैट प्रोवाइड कर देंगे. नेक्स्ट, एन ओवरलैप ऑफ हाफ ब्रिक इज अवेलेबल, एन ओवरलैप ऑफ half brick is available for all stretchers, is available for all the stretchers, सभी stretchers के लिए ओवरलैप कर देंगे हाफ ब्रिक का. नेक्स्ट, the pattern is used, this pattern is used only for walls having thickness this pattern is used only for wall having thickness of half brick, having thickness of half brick. Example, partition wall, example partition wall और chimney stack भी लिख लो इसका एग्जाम्पल. दिस इज चलो ये सारी कहानी है. हो गया. ठीक है, चलो ये कहानी देखो. अल्टीमेटली नाम से पता लग रहा है क्या है, स्ट्रेचर बॉन्ड है. स्ट्रेचर में क्या दिखेंगे, सिर्फ स्ट्रेचर दिखेंगे. अब सभी के सभी स्ट्रेचर दिखे तो क्या होगा, क्या दिक्कत आएगी. अब सभी के सभी स्ट्रेचर दिखा दूं तो क्या दिक्कत आएगी. देखो स्ट्रेचर बना देते हैं. ये ले लिया गया. सारे स्ट्रेचर दिखा दिए. अगर सारे के सारे स्ट्रेचर होंगे तो क्या दिक्कत आएगी. अभी स्ट्रेचर है सारे ये वर्टिकल जॉइंट क्या आ गए, एक साथ आ गए तो क्या हो जाएगा, लेटर स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी इसकी. क्या हो जाएगा, ये अनबाउंड वाल बन जाएगी. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमने इसके लिए क्या करना होता है हम ये बताएंगे, अब डिस्कस करेंगे. तो अल्टीमेटली ये नहीं होना चाहिए. समझ गए ना बात. ये इसी से तो हमने बचना है, तभी तो रूल लिखवाए हैं. समझ रहे हो. तो ये नहीं होना चाहिए. तो हमने क्या करना पड़ेगा, दिखेंगे तो स्ट्रेचर ही, बट उसमें हम क्या करेंगे, अल्टरनेट कोर्स पे क्या लगा देंगे, हाफ बैट लगा देंगे. एक हाफ बैट लगाओगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. तो चलो इसको पढ़ो. इट इज अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग विच कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेचर इन ऑल द कोर्सेज. ठीक है, ऑल द कोर्सेज में दिख रहा है. इन ऑर्डर टू ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ वर्टिकल जॉइंट फॉल इन सेम स्ट्रेट लाइन, हाफ बैट इज प्रोवाइडेड इन एवरी अल्टरनेट कोर्स. हर अल्टरनेट कोर्स पे क्या लगा देंगे, हाफ बैट लगा देंगे. नेक्स्ट, एन ओवरलैप ऑफ, अब ये कहानी बताओ, ओवरलैप क्या करेगा, हाफ ब्रिक. हर स्ट्रेचर के लिए हाफ ब्रिक का ओवरलैप रहेगा. समझिए, ऑब्वियस सी बात है, हाफ बैट लगाया अपन ने, हाफ बैट के बाद बचेगा कितना, हाफ ब्रिक बचेगी. तो भी बोल दिया, ये क्वेश्चन पूछता है कितना ओवरलैप रहता है, तो लैंग्वेज ये वाली यूज करेगा सवाल में, कितना ओवरलैप रहेगा, हाफ ब्रिक रहेगा. तो इसको याद क्वेश्चन लगा देना. नेक्स्ट, दिस पैटर्न इज यूज ओनली फॉर द वॉल हैविंग थिकनेस ऑफ. ये पैटर्न वहाँ यूज होता है जब आपको थिकनेस कितनी चाहिए, जब आपको हाफ ब्रिक की थिकनेस चाहिए.
हाफ ब्रिक की थिकनेस, जैसे पार्टीशन वॉल लगानी है आपको, कोई लोड कैरिंग नहीं है, तो हाफ ब्रिक की थिकनेस कितनी हो जाएगी, हाफ ब्रिक की कितनी थिकनेस हो जाएगी, हाफ ब्रिक कितनी होगी, हाफ ब्रिक कितनी होगी, 19/2 कितना आ जाएगा, 19/2 कितना आ जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर की वॉल क्या हो जाएगी, 8.5 सेंटीमीटर। जैसे बोलते नहीं है क्या 4 इंची दीवार है, 9 इंची दीवार है, वो सारी कहानी बता रहा हूँ, समझ गए ना। तो अल्टीमेटली ये वॉल क्या करती हैं, ये लोड कैरिंग नहीं है, सिर्फ पार्टीशन वॉल के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब कैसे है, फोटो दिखाता हूँ आपको, ये फोटो है, देख लो। अब ये सिंगल वॉल लेनी है आपको, ये दिखा रखी है इसके अंदर, ये देखो क्या दे रखा है, स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, इसमें भी क्या है, स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। स्टार्टिंग में क्या क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, हाफ बेड लगा दिया। उससे क्या हो गया, ये अल्टरनेट क्या होगी, अल्टरनेटिव अलाइनमेंट सेम होगी और इसकी अलाइनमेंट टूट गई, तो अल्टीमेटली इसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड बोल देते हैं। तो ये कहानी है। सवाल पूछ लेगा ओवरलैप कितना होता है, हाफ ब्रिक का होता है, तो ये कितनी उसकी कहाँ यूज़ करते हैं, पार्टीशन वॉल करते हैं, चिमनी स्टैक के लिए भी ये यूज़ करते हैं, ये सारी कहानी है, तो आपको ध्यान रखनी चीज़, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑफ द बॉन्ड इज, अब इसके आगे मेरे को नया पेज, नेक्स्ट ऑफ द बॉन्ड इज हेडर बॉन्ड। Next of the bond is header bond. It is the arrangement of bond. It is the arrangement of bonding. It is the arrangement of bonding which consists of header in all the courses. Which consists of header in all the courses, which consist of header in all the courses. In order to break the alignment, in order to break the alignment of vertical joints to be fall in same straight line, in same straight line 3/4 bat is provided. 3/4 bat is provided. 3/4 bat को प्रोवाइड कर देते हैं। 3/4 bat is provided in every, कहाँ यूज करेंगे, in every alternate courses. Next point, an overlap of half of the brick length, an overlap of 1/4 of the brick length, 1/4 of the an overlap of 1/4 of the brick length is available for all the headers. Is available for all the header. Next, in this case, width of the brick in this case width of the brick is thus along the direction of wall, along the direction of wall. ठीक है। नेक्स्ट, this is used when thickness of wall thickness of wall equal to 1 brick, equal to 1 brick। एक ब्रिक की जब थिकनेस चाहिए तो आपको वॉल की थिकनेस जो होती है 1 ब्रिक होती है।
ऑब्वियस बात होएगी भी सही, आप लगा के देख लो, एक ब्रिक की थिकनेस तो बनी जाएगी। नेक्स्ट, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेरिंग वॉल इज 1 ब्रिक। नीचे नोट लो, नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो, मिनिमम thickness of load bearing wall is 1 brick। ये ध्यान रखना इसको, ये सवाल आ जाएगा। हो गया, एक आधा पॉइंट और लिख लो। इट इज यूजफुल फॉर कर्व्ड ब्रिक। कितने पॉइंट हो गए, चलो सीधे लिख देते हैं। इट इज यूजफुल for curved brickwork, curved brickwork, where the stretcher, if used, where the stretcher, if अगर स्ट्रेचर यूज कर ले तो क्या होता है इसमें, if stretcher if used would project beyond the face of wall, due to its ability of distributed transport। ये भी सारी कहानी हो जाएगी। if used beyond the face of the wall would project beyond the face of wall। नेक्स्ट, एक पॉइंट और लिख लो, ये क्या करता है। इट इज ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटिंग, इट इज ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन फुटिंग, इट इज ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटिंग ड्यू टू इट्स एबिलिटी ऑफ ट्रांसवर्स लोडिंग। सारी कहानी हो गई है। चलो देखते हैं इसको भी। नेक्स्ट इज हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड पहले दिखा दूं, दिस इज हेडर बॉन्ड, देख रहे हो, ये हेडर बॉन्ड है। इसमें क्या है, सारे हेडर लगा रखे हैं। अब हेडर सेम ना हो, क्या कर दिया, यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, क्वार्टर बैट, ठीक है ना, क्वार्टर बैट यूज कर लेंगे। वहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, हाफ बैट यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्वार्टर यूज कर लेंगे, तो कुछ भी नहीं है। चलो पढ़ो, अब देखो क्या क्या बताया। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग विच कंसिस्ट ऑफ हेडर इन ऑल द कोर्सेज। सारे कोर्सेज में क्या होना चाहिए, हेडर होना चाहिए। इन ऑर्डर टू ब्रेक द अलाइनमेंट वर्टिकल जॉइंट टू बी फॉल इन सेम स्ट्रेट लाइन द क्वार्टर बैट। कौन सा बैट यूज किया यहाँ पे, अब ये सवाल है, ये दिस इज क्वार्टर बैट। कौन सा बैट यूज कर लेंगे, क्वार्टर बैट यूज कर लेंगे। क्वार्टर बैट समझ गए कौन सा है, क्वार्टर बैट इज प्रोवाइडेड इन एवरी अल्टरनेट कोर्सेज। एन ओवरलैप ऑफ 1/5 ऑफ ब्रिक लेंथ। अभी ओवरलैप कितना करेगा इसमें, ओवरलैप कितना करेगा, अब देख लो कितना करेगा, कितना करेगा ओवरलैप, कितना करेगा, क्यों करेगा, अरे 1/4 वो है, बैट लगा रखा है आपने, तो आगे 1/4 ही ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब तो 1/4 ऑफ द ब्रिक लेंथ क्या करेगा, कवर करेगा। इन दिस केस विड्थ ऑफ द ब्रिक कितनी है, इज दस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वॉल। जो विड्थ है वो क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वॉल है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड व्हेन थिकनेस ऑफ वॉल इक्वल टू, जब थिकनेस कितनी होगी इसकी, एक ब्रिक की थिकनेस। ऑब्वियस सी बात है, जब एक एक लगाओगे आप, हेडर दिखेगा आगे से, उसकी थिकनेस कितनी होगी, पूरी ब्रिक की होगी, मतलब 9 इंच दीवार हो जाएगी वो। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये ब्रिक कौन सी ब्रिक होती हैं, ये वो ब्रिक होती हैं जब लोड कैरिंग आपको वॉल्स बनानी है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक ज़्यादा लगती हैं बजाय कि स्ट्रेचर में, तो नंबर ऑफ ब्रिक जहाँ पे ज़्यादा यूज़ करनी हो वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट, इसकी एप्लीकेशन भी बता दी। एप्लीकेशन बताई भी, कम से कम मिनिमम थिकनेस कितनी चाहिए होती है लोड बेरिंग वॉल के लिए, एक ब्रिक की थिकनेस तो चाहिए। ये सवाल पूछ लेते हैं अभी, कम से कम कितनी होनी चाहिए, वो 9 इंच दीवार बोल देते हैं, बट अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपको एक ब्रिक की थिकनेस तो होनी चाहिए। नेक्स्ट बताइए, इट इज यूजफुल फॉर दी कर्व्ड ब्रिक। अब कर्व्ड ब्रिक में क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं, फोटो दिखा देंगे अभी आपको। व्हेन द स्ट्रेचर, अगर स्ट्रेचर यूज़ कर लेते तो क्या करता, स्ट्रेचर कर लेते तो क्या करता वो, अगर यहीं पे स्ट्रेचर यूज़ कर लेते तो क्या जाता,
फेस उसका दूसरी तरफ चला जाता, तो अल्टीमेटली ऐसा फेस बन नहीं ना पाता जितना जो इसमें बना पा रहे हैं हम लोग, समझ गए ना बात। नेक्स्ट बताया, इट इज़ ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन फुटिंग में भी यूज़ करते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन है। क्यों? ये लोड को क्या कर देती है, ट्रांसफर लोडिंग में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी फ़ोटोज़ देख लो, उसकी फ़ोटोज़ दिखा दी आपको, ये देखो कवर्ड के लिए कंडीशन दिखा रखी है, देख रहे हो, ये कवर्ड में दिखा दी आपको। नेक्स्ट हेडर बोन देख लो, ये सारा हेडर बोन दिखा रखा है, तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी, ठीक है। आज इतना ही कर लेते हैं, कल कर लेंगे। इंग्लिश फ्लेमिश सेम से हैं, तो बस ये है, सेम सी हैं दोनों। फ्लेमिश में पैसा ज़्यादा लगता है, इंग्लिश में कम लगता है, वो चीज़ें हैं। अपीयरेंस उसकी ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी कम होती है, वो सारी चीज़ें हैं।